हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बिहार स्टेट 2025 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जो भी मैंने क्वेश्चन बनाए हुए इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न और आपका जो सिलेबस है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आज के वीडियो में आपको शामिल किया है। टॉप 100 क्वेश्चन का सेट है। अगर आप इसे कंप्लीट क्वेश्चन का सेट अटेम्प्ट करते हो आपको 100% आपको पेपर में से इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का उसे अच्छे से कंप्लीट करना। जो उसमें आपका टॉपिक्स है वो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। जो हमने जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है उस सारे टॉपिक से हमने हर टॉपिक को डिटेल कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। अगर आप इतना कवर कर लेते हो आपकी एग्जाम के लिए एनफ है पेपर क्वालिफाई करने के लिए। साथ में एनसीईआरटी, जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी आपके बीपीएससी और स्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो चाहे आप स्टेट का। कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स जिसमें आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर बीपीएससी एग्जाम के लिए और स्टेट के लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपको दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आप 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कैसे आप 15 दिन के अंदर अपना बिहार स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो। जो मैं आपको गाइड करूंगा, जो मैं आपको टॉपिक्स जो नोट्स दूंगा, अगर आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो आपका 15 दिन के अंदर आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, इसकी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन देखोगे खुद आपको आइडिया लग जाएगा ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान एक डैश है। पहला ऑप्शन प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो आपको ये जो सेट है ये आपके एग्जाम तक हम जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स से हमने प्रैक्टिस सेट बना कर रखा है। आपके एग्जाम से पहले सारा सेट हम प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आप आसानी से अपना पेपर में आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाला डैश मनोविज्ञान का विद्यालय है। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणवादी, व्यवहारवादी, कार्यात्मकवादी या प्राचीन यूनानी। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट टेकआउट करना। ऐसे तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सवाल आपके पेपर में 100% देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अभी भी गलत आंसर टेकआउट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। याद रखिएगा, प्राचीन यूनानी दार्शनिक जैसे कि प्लेटो, अरस्तु ने मन को मन का विज्ञान के रूप में देखा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि बर्ड्स डैश में वैज्ञानिक मनोविज्ञान को पहली बार इसे स्वीकृति मिली थी। पहला ऑप्शन है 1779, 1679, 1879 या 1889। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो भी आंसर डी दे रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 1879 विलियम वोंट। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बर्ड्स 1879 में किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को पहली बार स्वीकृति दी। तो नाम भी याद रखना विलियम वोंट, ठीक है। आपको टाइम ऑफ जो पीरियड है उसे भी याद रखना है और आपको नाम भी याद रखना है विलियम वोंट, ठीक है। जो कि लाइपजिग में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, जिसके अंदर वैज्ञानिक मनोविज्ञान की शुरुआत माना जाता है। तो नाम क्या था, बेलियमुंट। और कब, तो 1879। कहाँ पर, तो लाइपजिग में, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। पहला ऑप्शन विलियम उंट, सिगमंड फ्रॉइड, सी जी चोंग या ई वी टीचनर।
तो मैंने आपको जस्ट अभी मेंशन किया था नाम विलियम वुंट, जिन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक विधियों से मन का अध्ययन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान को शाब्दिक रूप से डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। अगर आपको साइको का मतलब पता हो, ठीक है, याद रखना साइकी जो होता है आपका, इसका अर्थ होता है आत्मा। इसलिए शाब्दिक रूप से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जेबी वाटसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जेबी वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान के संस्थापक और जनक ने मनोविज्ञान को डैश का विज्ञान में परिभाषित किया है। पहला ऑप्शन है आत्मा, चेतना, मन या व्यवहार। तो मैंने आपको कई बार मल्टीपल टाइम बताया हुआ है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि व्यवहारवाद के जनक किसे माना जाता है या व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा जेबी वाटसन। लेकिन क्वेश्चन में जस्ट इसके अपोजिट पूछा गया है कि जेबी वाटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान के संस्थापक और जनक मनोविज्ञान को डैश के रूप में परिभाषित किया था, तो व्यवहार के रूप में परिभाषित किया था। इसे याद रखना, ठीक है। केवल क्योंकि मनोविज्ञान को केवल दृश्यमान व्यवहार का विज्ञान माना गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को कैसे भी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। आपको बस क्वेश्चन को समझना है और आंसर टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि ईवी टीचनर जो कि 1867 से लेकर 1927 ने मनोविज्ञान को डैश का विज्ञान परिभाषित किया है। पहला ऑप्शन चेतन अनुभव, मन का विज्ञान, अनुभव का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। याद रखना क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब चेतन अनुभव। क्वेश्चन को और अलग लैंग्वेज को चेंज करके पूछ सकता है कि ईबी टीचनर ने चेतन अनुभव को मनोविज्ञान में कब से कब तक परिभाषित किया था। टाइम ऑफ पीरियड पूछ सकता है, तो टाइम ऑफ पीरियड था आपका 1867 से लेकर 1927 तक। इस डेट को भी आप नोट डाउन करना काफी इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए एक सवाल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि किसने मनोविज्ञान को जीव के पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों को वैज्ञानिक अध्ययन परिभाषित किया। पहला ऑप्शन जेबी वाटसन, सिगमंड फ्राइड, वुडवर्ड या विलियम जेम्स। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन इंग्लिश और आपको हिंदी में दोनों में देखने को मिले। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्ड। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि SOR, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि SOR को साइकोलॉजी में किसने डिफाइन किया, तो भी आपका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए इस पॉइंट को भी याद रखना। SOR जिसमें एक फ्रेमवर्क होता है जहां पर पर्यावरण से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन पर जोर दिया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि SR अवधारणा को पहली बार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। SR कंसेप्ट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय जेबी वाटसन, विलियम वुंट, विलियम जेम्स या IP पोलाव। तो बहुत का आंसर आपका डी आ रहा है, जो कि उनका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, जेबी वाटसन। क्योंकि वाटसन ने उत्तेजना प्रतिक्रिया को SR सिद्धांत को व्यवहारवाद में काफी प्रमुख बनाया था। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि SR कंसेप्ट किसके द्वारा पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था, तो नाम याद रखिएगा जेबी वाटसन। इनको व्यवहारवाद के जनक के रूप में भी इनके जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि SR कनेक्शनिज्म अवधारणा को अस्वीकार करते हुए आगे SOR की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। इसमें किसी का भी गलती होना नहीं चाहिए, क्योंकि जस्ट मैंने आपको मेंशन किया था कि SOR अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले
तो आपको आंसर पता होना चाहिए। और जस्ट आप यहाँ देख सकते हो कैसे क्वेश्चन को लैंग्वेज को चेंज करके एक नए क्वेश्चन को बना दिया गया है, जिसमें अगर आपको पता ना हो तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन मैंने आपको जस्ट मेंशन किया था कि अगर एग्जाम में आपको एस ओ आर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो आंख बंद करके वुड वर्ड को टिक आउट करना, आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि वुड वर्ड जो आपका है वो ऑर्गेनिज्म जोड़कर व्यवहार को अधिक जटिल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि आत्मनिरीक्षण विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस मनोविज्ञान विद्यालय ने किया था। पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, संरचनावाद, क्रमवाद या मनोविश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। संरचनावाद में आत्मनिरीक्षण विधि का उपयोग मन की संरचना को समझने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि मनोविश्लेषण के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। कॉल रोजर्स, सिगमंड फ्राइड, बीएफ स्किनर या इवान पोलाव। क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें बिना टाइम वेस्ट के सिगमंड फ्रॉड हम टिक आउट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि शास्त्रीय अनुबंधन की अवधारणा को डैश ने विकसित किया था। तो मैंने मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूँ, जब भी क्वेश्चन में आपको क्लासिकल कंडीशनिंग पूछे आंख बंद करके युआन पोलाव आंसर टिक आउट कर सकते हो। क्वेश्चन में आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछे तो आप बीएफ स्किनर टिक आउट कर सकते हो। तो दो ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन, एक क्लासिकल एक आपका ऑपरेंट। क्लासिकल होगा तो इवान पॉला होगा, ऑपरेंट होगा तो बीएफ एस्किनर होगा। ये दो क्वेश्चन स्टेट में हमेशा आए पूछता ही पूछता है, तो आप इन दोनों डिफरेंस को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 सनादि अनुबंधन डैश से संबंधित है। जस्ट मैंने आपको मेंशन किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछ सकता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो बीएफ एस्किनर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 प्रभाव का नियम डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपसे पूछा है द लॉ ऑफ इफेक्ट। ये सेम क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एडवर्ड थॉर्नडाइक, जॉन वाटसन, इवान पोलाव या बीएफ स्किनर। लॉ ऑफ इफेक्ट। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया जो कि व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 ईद अहम और परहम जिसे ईद ईगो सुपर ईगो किसके साथ संबंधित है। तो क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें हर किसी को आंसर पता होगा, सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 17 आवश्यकताओं को पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, अब्राहम मैस्लो, कॉल रोजर्स या एरिक एरिक्सन। तो मैंने कई बार आपको बताया कि हायरार्की ऑफ नीड मतलब आवश्यकताओं को पदानुक्रम या आवश्यकताओं का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो सबका आंसर राइट आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 18 सेल्फ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राइमरी एसोसिएटेड विथ मतलब जो कंसेप्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का किसके द्वारा इसे संबंधित है। पहला ऑप्शन है मनोतवादी, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषण या संरचनावाद। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 19 रचनात्मक अधिगम सब डैश से संबंधित है। एल्बर्ट बंडूरा, यॉन परलाव, बीएफ स्किनर या एडवर्ड थॉर्नडाइक। इसमें बहुत सारे बच्चे आप गलती करोगे, अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको 100% आंसर जानते हुए भी आप आंसर गलत टिक आउट कर दोगे। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि निरचनात्मक अधिगम जो चीज़ आप अवलोकन करते हो, जो चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो, उसके जन्मदाता कौन है, एल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, तो बेबी डॉल पे अपना प्रयोग किया था, किसके लिए, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो आप आंसर याद रखना एल्बर्ट बंडूरा ने। एल्बर्ट बंडूरा से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि एल्बर्ट बंडूरा ने कितने बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, तो 9 सिद्धांत दिए थे। ये सारे क्वेश्चन आपको एल्बर्ट बंडूरा से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 प्रसिद्ध पेबो गुड़िया प्रयोग किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो मैंने आपको जस्ट मेंशन किया था
कि एल्बर्ट बंडूरा ने बेबी डॉल पे प्रयोग किया था, वीएफ स्किनर ने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था। तो ये दो नाम याद होने चाहिए कि कौन किस पे प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का डैश का हिस्सा है। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप गलती करोगे कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन इज सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम, ललाट खंड या ऑक्सीपिटल लोब। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। मैंने मल्टीपल टाइम आपको इसका आंसर बताया हुआ है कि जो आपका इमोशन कंट्रोल करता है वो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। बहुत लोग का आंसर सेरिबेलम आ रहा है, जो कि आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मूड नियमन से संबंधित न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलाइन या गाबा। जो आपको मूड को रेगुलेट करता है, जो मूड कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं सेरोटोनिन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सिनेपस सब डैश को संदर्भित करता है? आपके तंत्रिका की कोशिका, न्यूरॉन्स के बीच का अंतर, मस्तिष्क खंड या रीढ़ की हड्डी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैप बिटवीन न्यूरॉन्स, जो कि आपके संकेतों को आदान प्रदान की स्थान माना जाता है, गैप बिटवीन न्यूरॉन्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है कि लड़ाई या भागों की प्रतिक्रिया किस तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय विच सिस्टम। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 24 का बहुत का आंसर गलत आ रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, याद रखिएगा सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, जो कि एक तनाव में लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया को काफी एक्टिव करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेटिकुलर फॉर्मेशन में डैश में स्थित है। जो आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर लोकेटेड है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन मस्तिष्क स्टेम में, सेरिबेलम में, कॉर्टेक्स में या थैलमस में। क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ जिससे आप अच्छे से पढ़ पाओ। रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ पर लोकेटेड है, आपको ये बताना है। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम से पहले इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक डिसाइड करेगा कि आपको आने वाला वीडियो आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो क्वेश्चन 25 का आंसर बहुत कभी अभी भी गलत आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क स्टेम। क्योंकि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है वो मस्तिष्क स्टेम में अपने ध्यान और जागरूकता को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि संवेदना डैश की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन आपको आप ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा। आने वाली वीडियो हम क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करेंगे। जो भी राइट आंसर बताए होंगे उनका नाम मैं वीडियो में मेंशन करूंगा किन्होंने आप राइट आंसर बताया क्वेश्चन 26 का आंसर। तो सब कोई आप राइट आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन बहुत है, 100 क्वेश्चन का सेट है। टॉप 100 वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे साथ एग्जाम पर तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ आपको 500 में कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको 3000 सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी क्वेश्चन मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। साथ में आपका पीवाईक्यू, आपका आर्ट्स ऑफ टीचिंग स्टेट का 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स, साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे आप 15 दिन के अंदर आप अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। ये आपका 100% कन्फर्म है कि आप 15 दिन के अंदर पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं किया तो। सब कुछ इस नंबर पे आप अधिक जानकारी ले सकते हो कॉल और व्हाट्सअप करके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।